हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विजन आईएएस की पीटी 365 2022 की करंट अफेयर की मैगजीन जो कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की है उसकी सीरीज में। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब देखिए, जो मेरा हेड टॉपिक चल रहा था वो था फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट का। और यही जो है ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कह लीजिए उसका पार्ट 6 है। ठीक है, तो आइए पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रहेगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले ये बहुत जरूरी होता है समझना कि वो न्यूज में क्यों रहा। तो हुआ क्या कि सेंटिनियल सेलिब्रेशंस हुई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बहुत ही रिसेंटली। तो आप कहेंगे कि ये क्या होता है भाई मैडम, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, ये सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस के ऊपर एंड पहली बार इसको दोस्तों 1921 में बनाया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत इन द वेक ऑफ मोंटागी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंडर आप कह सकते हो 1919 में इसे यहाँ पे बनाया गया था। अब यहाँ पे देखिए, जो मेंबर्स होते हैं ना इस कमेटी के अंदर, इसके अंदर आपको 22 मेंबर्स मिलेंगे, जिसमें 15 मेंबर्स जो होते हैं उनको लोकसभा से इलेक्ट करते हैं और बाकी के जो 7 मेंबर्स होते हैं उन्हें राज्यसभा से इलेक्ट करते हैं। स्पीकर के पास पावर होती है कि वो चेयरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं कमेटी के अपने मेंबर्स के बीच में से। आपको मालूम है WM हैली ये पहले प्रेसिडेंट थे और भूपेंद्र नाथ मित्र इसके फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट रहे हैं। जो लास्ट प्रेसिडेंट रहे इंडिपेंडेंस के पहले वो थे लियाकत अली खान जी। अच्छा, अंटिल 1966-67 जो चेयरमैन थे इस कमेटी के ये रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते थे। हालांकि हुआ क्या, 1967 में एक कन्वेंशन डेवलप हुआ जहां पे चेयरमैन जो कमेटी के थे इन्हें सेलेक्ट करा जाने लगा इनवेरिएबली फ्रॉम द ऑपोजिशन। तो आप कहें ये तो हमें समझ में आया मैम, इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कमेटी। देखिए, इसे बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा हर साल ताकि कुछ चीजों को एग्जामिन कर सकें, जैसे अकाउंट्स जो अप्रोप्रिएशन दिखाते हो सम्स का जो कि ग्रांट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। दूसरा, एनुअल फाइनेंस अकाउंट को ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा, क्या कैसा कोई भी अकाउंट जो पार्लियामेंट के सामने रखा जाता हो एज अ कमेटी जो भी उसे सही लगता है, जैसे कि अकाउंट्स ऑफ ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज। अकाउंट्स उन सारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट कंपनीज के जो कि कमेटी के अंदर, कमेटी के परव्यू के अंदर आते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स की, ये सारे के सारे एग्जेम्प्ट होते हैं। तो इतनी बात तो मैंने आपको बताई इसके बारे में। अब थोड़ा जरूरी है हमें ये भी जानना कुछ दूसरी पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में फॉर ओवरसाइट ऑन पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर। तो एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एस्टिमेट्स कमेटी को सेटअप किया गया 1950 में ताकि एस्टिमेट को एग्जामिन कर सकें जो कि इंक्लूडेड है बजट के अंदर और सजेस्ट करें इकोनॉमीज को इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। स्टार्टिंग में इसमें 25 मेंबर्स थे बट 1956 में इसकी मेंबरशिप को 30 कर दिया गया। ये सारे 30 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा से ही सिर्फ होते हैं। तीसरी बात, जो चेयरमैन होते हैं ना इस कमेटी के, इन्हें स्पीकर अपॉइंट करते हैं अपनी मेंबर्स के बीच में से एंड ही इज इनवेरिएबली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। अब कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की बात करते हैं। देखिए, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को 1964 में एस्टैब्लिश किया गया था कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। 1974 में इसकी मेंबरशिप को यहाँ पे 22 कर दिया गया। पहले देखिए, हम 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, पहले कितने थे, पहले 15 मेंबर्स थे। चेयरमैन जो इस कमेटी के हैं इन्हें अपॉइंट करा जाता है स्पीकर के द्वारा आपस में अमंग्स इस मेंबर्स जो कि लोकसभा से ही सिर्फ ड्रॉ करे जाते हैं। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि आपकी कैग और पैक के बारे में है, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझाऊंगी जरूर, क्यों नहीं समझाऊंगी। अब देखिए, यहाँ पे जो
कैग और पैक हैं, थोड़ा सा इसको रख के ध्यान में, तब मैं आपको समझाती हूँ, सो दैट कि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो। CAG और PAC, देखिए आर्टिकल नंबर 148 प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट ऑफिस कैग का, और ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के। कैग, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये अपनी 3 रिपोर्ट्स को यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। पहली जो होती है वो होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरी होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, और तीसरी होती है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। प्रेसिडेंट इन सारी रिपोर्ट्स को दोनों ही हाउसेस के सामने रखते हैं, और उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये एग्जामिन करती है इन्हें, एंड रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है पार्लियामेंट की इसे। तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई। अब यहाँ पे समझिए कुछ और बात आपको बताती हूँ मैं, वो ये कि आपको पता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी की जो अथॉरिटी होती है वो आर्टिकल 105 से निकल के आती है, जो है ना ऑन प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर्स, एंड आर्टिकल 118 से जो पार्लियामेंट की अथॉरिटी है जो रूल वगैरह बना सकते हैं फॉर रेगुलेटिंग इस प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो इन दोनों आर्टिकल्स को याद रखिएगा, और कहीं पे अगर आपने चार्ट लगाया है तो उसमें मार्क भी कर लीजिए। यहाँ पे 2 तरह की पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं दोस्तों, एक है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ना वो परमानेंट होती है, मतलब इन्हें हर साल या पीरियोडिकली बनाया जाता है। इनको हम फाइनेंशियल कमेटीज 3 है, डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज, और कुछ दूसरी स्टैंडिंग कमेटीज के उसमें आप कह सकते हो कि कैटेगराइज करते हैं। दूसरी होती है एडहॉक या सेलेक्ट कमेटीज, ये दोस्तों टेम्परेरी होती हैं, और एक बार जो टास्क इनको दिया गया है वो पूरा हो गया तो ये फिर खत्म हो जाती हैं। एडहॉक कमेटीज को भी आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, एक है इंक्वायरी कमेटी, दूसरी है एडवाइजरी कमेटी। उसके बाद देखिए 17 DRSCS को सेटअप किया गया पार्लियामेंट के अंदर 1993 में। इस पे रूल्स कमेटी की रिकमेंडेशन थी लोकसभा के अंदर, और 2004 में 7 और कमेटीज को सेटअप किया गया, इसलिए इनका मेंबर 17 से बढ़ के अब 24 हो गया है ना इंटरेस्टिंग बात। उसके बाद यहाँ से कुछ रिलेटेड न्यूज आपको बताती हूँ क्या है क्या नहीं है। देखिए डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज के बारे में, जो अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म बोल दिया था ना फट से, आप कह रहे होंगे कि क्या DRSCs बोल दिया इन्होंने। देखिए डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज का फुल फॉर्म है आर बीइंग रिकॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट DRSCs। अब ये जो है ना इसे यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूट करा गया है, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करा DRSCs को, जो परफॉर्म करती हैं 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। पहला, जो बिल्स इनको रिफर करे जाते हैं उनको एग्जामिन करना, दूसरा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को सेलेक्ट करना जो मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड है, और एग्जामिन करना इनका इम्प्लीमेंटेशन बाय द गवर्नमेंट, और तीसरा बजटरी आउटलेट जो डिपार्टमेंट का होता है ना उसको भी एग्जामिन करना। तो 24 DRSCs में 8 जो है वो काम करती हैं राज्यसभा के साथ में, बाकी की जो 16 है वो काम करती हैं लोकसभा के साथ में। देखिए हर एक जो कमेटी है ना उसे बनाया जाता है अंडर रूल्स 268, एंड इसके अंदर 31 मेंबर्स होते हैं। 31 में से 21 जो है वो लोकसभा से होते हैं, और बाकी के 10 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो ये सारे जो मेंबर्स होते हैं ना इन्हें कौन नॉमिनेट करता है? इन्हें स्पीकर नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के, या चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के। मिनिस्टर या इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकते। अ मिनिस्टर शैल नॉट बी मेंबर ऑफ एनी कमेटी, किसी भी कमेटी के मेंबर मिनिस्टर नहीं हो सकते। मेंबर्स जो कमेटी के होते हैं वो ऑफिस उतना ही एक्सीड करते हैं जो 1 साल तय है, मतलब टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा मेंबर जो है वो ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। आई होप मैंने राइट फ्रॉम द स्क्रैच आपको सब कुछ इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। दोस्तों न्यूज में क्यों रहा पहले वो बताती हूँ। देखिए कैबिनेट ने अप्रूव करा प्रपोजल कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को वेस्ट बंगाल में बना दिया जाए। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको बताऊंगी। पहले जरूरी है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जानना। देखिए जैसे सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं ना, ऐसे ही स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, बट काउंसिल हर स्टेट में नहीं होते, स्टेट की इच्छा के अनुसार इन्हें बनाया जा सकता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते हैं वो स्टेट का अपर हाउस होते हैं, जैसे कि राज्यसभा के सेंट्रल में राज्यसभा होती है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस है। इसके मेंबर जो है वो या नॉमिनेट करता है गवर्नर,
मतलब नॉमिनेट करते हैं गवर्नर स्टेट के, या इनडायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं। अब आप कहेंगे कितने वक्त तक मेंबर्स रहते हैं, क्या टेन्योर होता है? तो काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर 6 इयर्स होता है, और थर्ड ऑफ द मेंबर जो हाउस के होते हैं वो हर एक 2 साल में रिटायर होते हैं। समझ गए? 1/3। अब आप कहेंगे कौन बंदा बन सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, इंडियन सिटीजन जिसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष हो, और एक ऐसा पर्सन दैट कैन नॉट साइमल्टेनियसली बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एक बात को समझिएगा, कोई मेंबर मिनिमम एज यहाँ पे 30 वर्ष तो होनी चाहिए, और एक इंसान एक साथ में एमपी और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर या पर्सन जो है साइमल्टेनियसली यहाँ पे कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इस बात को याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 169 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के पार्लियामेंट लॉ के माध्यम से क्रिएट मतलब बना सकते हैं या अबॉलिश कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसी भी स्टेट के अंदर, अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एक रेजोल्यूशन को पास कर दे टू दैट अफेक्ट बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है दोस्तों कि 2/3 जो असेंबली के मेंबर्स हैं उनके द्वारा अगर ये पास कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर स्टेट में काउंसिल को बनाया या अबॉलिश किया जा सकता है। और ये पावर किसके हाथ में है दोस्तों? पार्लियामेंट के हाथ में है। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत? 169 के तहत, याद रखिएगा। दूसरी बात, अंडर आर्टिकल 171 171 आर्टिकल के तहत जो एलसी हैं वो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट हैव मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एमएलए इन द स्टेट। मतलब जो एमएलए हैं स्टेट के अंदर उनके 1/3 से ज्यादा मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं हो सकते। एंड एक बात और, नॉट लेस देन 40 मेंबर्स, 40 से कम मेंबर्स भी नहीं हो सकते। ठीक है, टोटल मेंबर्स जो कि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्टेट के अंदर वो 1/3 नहीं एक्सीड करने चाहिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट के अंदर। प्रोवाइड दैट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल नो केस लेस देन 40। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार काउंसिल बन गई दोस्तों तो वेस्ट बंगाल, मालूम है वेस्ट बंगाल की बात हो रही है ना, तो वेस्ट बंगाल जो है वो ऐसा 7वां इंडियन स्टेट बन जाएगा जिसके पास बाई कैमरल का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। तो बाई कैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर बन जाएगा। तो आप कहेंगे अच्छा तो मैम 7वां ये बनेगा, 7th ये बनेगा, तो बाकी के 6 कौन कौन से हैं? तो पहला है आंध्र प्रदेश, फिर आता है तेलंगाना, फिर है बिहार, फिर है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है महाराष्ट्र, और उसके बाद कर्नाटका, और अब ये बन सकता है वेस्ट बंगाल भी। क्लियर हुई बात आपको? आई होप समझ में आई होगी। अब थोड़ा जो मैंने चार्ट लेकर आई हूँ इसके माध्यम से भी चीजें आपको थोड़ी और अच्छे से बताती हूँ। कॉम्पोजिशन ऑफ एलसी, 1/3 जो है वो नॉमिनेट करे जाते हैं गवर्नर के द्वारा, 1/12 जो है इन्हें इलेक्ट करा जाता है बाय ग्रेजुएट्स, 1/12 इलेक्ट करे जाते हैं टीचर्स के द्वारा, 1/3 इलेक्ट करे जाते हैं बाय द लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपैलिटी या फिर दूसरे लोकल अथॉरिटी, और 1/3 को इलेक्ट करा जाता है बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होप आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, कंपैरिजन का बेसिस पहले बताऊंगी और फिर दोनों में, सबसे पहले काउंसिल और उसके बाद असेंबली, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझाऊंगी। सबसे पहले जरूरी होता है किसी भी चीज का मतलब जानना। तो मीनिंग में क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस हो गया ना इंडियन स्टेट्स का, जिसके मेंबर्स जो है इनको पार्टली इलेक्ट और पार्टली नॉमिनेट किया जाता है, एज सिंपल जैसे मैंने आपको बताया। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लोअर हाउस हो गया स्टेट लेजिस्लेचर का, जिसके मेंबर्स डायरेक्टली जनता मतलब लोग जो है वो इलेक्ट करते हैं। दूसरी बात, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करें तो सेंट्रल से ही रिलेट करिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर अपर हाउस है तो सेंट्रल का राज्यसभा से मिल रहा है ना, तो वहां पे भी चेयरमैन होते हैं, यहाँ पे भी चेयरमैन होंगे, और ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे स्पीकर। मिनिमम एज क्या है मेंबरशिप की? ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मिनिमम एज 30 ईयर्स होती है, वही जगह असेंबली के अंदर ये एज 25 ईयर्स होती है। कितने मेंबर्स होने चाहिए, क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए? तो मैक्सिमम 1/3 टोटल मेंबर्स ऑफ असेंबली के और मिनिमम 40 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, और असेंबली के अंदर मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 तो होने ही चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है मनी बिल का। तो इस मनी बिल को इंट्रोड्यूस आप नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वही जगह असेंबली के अंदर आप इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो, अमेंड भी कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो। फिर बात आती है बजट की। तो आप डिस्कस तो कर सकते हो काउंसिल के अंदर बजट, बट आप वोट नहीं कर सकते ऑन द डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। वही जगह असेंबली की बात करें
तो वोट जो है ऑन डिमांड्स ये एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होता है असेंबली का, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ असेंबली में ही वोट हो सकता है। इलेक्शन बात करें प्रेसिडेंट की इंडिया के अंदर, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करता, काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वही जगह असेंबली जो है, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं असेंबली के स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी के, ये पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको बहुत ही क्लियरिटी से चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटेड न्यूज आपको बताती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा क्लियर कर दूं ना, सफाई बहुत जरूरी है, घर में हो चाहे यहाँ हो। देखिए रिलेटेड न्यूज में नीचे लिखा है मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल कंप्लीट करे हैं इन्होंने 100 ईयर्स अपने बेस्ट एस्टैब्लिशमेंट के, अपने एस्टैब्लिशमेंट के। एमएलसी को एस्टैब्लिश मालूम है 1921 में किया गया था और ये काम करती रही है एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ देन मद्रास स्टेट पोस्ट 1947 एंड उसके बाद तमिलनाडु की फॉर्म 1969। इसको सेटअप किया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। एमएलसी ने यहाँ पे बहुत सारे लैंडमार्क लेजिस्लेशन को, लॉज को पास किया है, जैसे वोटिंग राइट्स औरतों के लिए 1921 में। मुथु लक्ष्मी रेड्डी ये पहली विमेन थी, विमेन मेंबर थी काउंसिल की। हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट 1926 का, देवदासी सिस्टम को अबॉलिश करना और 3 पत्तास को टू द पुअर फॉर हाउसिंग साइट्स के लिए यहाँ पे इशू करना। तो ये तो कुछ बात हो गई जो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो गई। अब हम कुछ बातें और थोड़ी सी याद कर लेते हैं अपने कोर्स में से। देखिए जो प्रपोर्शन है इलेक्टेड मेंबर्स का, इसको इंक्रीज कर दिया गया टू 70%। याद रखिएगा, प्रपोर्शन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वाज इंक्रीज टू 70%। कॉन्सेप्ट जो डायरकी का है वो आया जिसने डिवाइड करा एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स को सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट में। जो ऑफिस है चीफ मिनिस्टर का, ऑल्सो कॉल्ड प्रीमियर, ये बनाया गया। ये इसमें मैं कैसे बता रही हूँ, ये सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 की मेजर प्रोविजंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 सीट इन ईच टेरिटोरियल प्लूरल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब टोटल 28 इन ऑल, ये रिजर्व करी गई फॉर नॉन ब्राह्मण्स। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ। ये चीजें जो भी प्रोविजंस हैं, ये सारी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की हैं। प्रोविजंस याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये यूपीएससी पूछ सकती है पॉइंट्स डाल के कि बताइए इनमें से कौन सी जो प्रोविजन है वो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की है या चार्टर की है, पूछती है, एक सवाल जरूर आता है। आइए कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ लेके चलते हैं आपको। तो सबसे पहले बात हम करेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जो है वो इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठ सकते। जो इलेक्शन की, मैं क्लियर से समझाती हूँ क्या चीज है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नर can't sit over election commission opinion on disqualification of 12 members for allegedly holding office of profit in Manipur। अभी क्या सीन है कि इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ओपिनियन है डिस्क्वालिफिकेशन को लेके 12 एमएलएस की है कि वो एलिजिटली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करे थे मणिपुर के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट गवर्नर कांट सिट ओवर इलेक्शन कमीशन, तो ये इसमें ये नहीं बैठेंगे। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की अगर बात करें तो आप कहेंगे कि मैम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो मेन चीज क्या है दोस्तों कि संविधान के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन ही नहीं किया गया है, या अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, बट अलग अलग कोर्ट जो हैं वो इंटरप्रेट करते हैं कि इसका मतलब ऐसा हो सकता होगा कि ऐसी पोजीशन जहाँ पे कुछ ड्यूटीज जो होती हैं वो ज्यादा या आप कह लो मोर और लेस पब्लिक कैरेक्टर की होती हों। तो एसेंस ये है मेन कि लेजिस्लेटर को अलाउ करना कि आप अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर निभाओ फ्री मैनर में, बिना किसी ऑब्लिगेशन के टू द गवर्नमेंट ऑफ अ डे, है ना, कि मतलब सरकार इनकी बनी हुई है तो इस हिसाब से करें, ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से फ्री करो। फर्दर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, वो बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफिसर्स को यहाँ पे वाइड रेंज करता है जिन्हें एग्जेम्प्ट करा गया है फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन। तो अंडर आर्टिकल 102 पार्ट 1 और 191 पार्ट 1 और एमपी, एक मतलब इन दोनों आर्टिकल्स के तहत कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये बार्ड है अगर फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, तो लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर भी अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हो तो ये ग्राउंड बनता है डिस्क्वालिफिकेशन का। अब समझ में आया क्यों यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही थी। अब कुछ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के केसेस की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 1964 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टेस्ट है
इस बात को देखने के लिए कि किसी इंसान ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया या नहीं। ये टेस्ट होता है अपॉइंटमेंट का, इज द टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट। और प्रद्युत बोर्दोलॉय वर्सेस स्वपन रॉय 2001, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहाँ आउटलाइन करे 4 मेन ब्रॉड प्रिंसिपल ये पता लगाने के लिए कि वेदर एक ऑफिस अट्रैक्ट कर रहा है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन को या नहीं। तो वेदर जो गवर्नमेंट है वो अपना कंट्रोल अपॉइंटमेंट को लेके एक्सरसाइज करती है, रिमूवल या परफॉर्मेंस को लेके ऑफिस के फंक्शंस को लेके जो परफॉर्मेंस है ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ऑफिस उसको लेके जो है वो, मतलब एक चीज समझिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, प्रद्युत बोर्दोलॉय वर्सेस स्वपन रॉय जो 2001 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द 4 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग, अगर आपको डिटरमाइन करना है कि वेदर द ऑफिस अट्रैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफिकेशन और नॉट, तो इसके लिए मेन जो 4 ब्रॉड प्रिंसिपल है वो ये रहेंगे। अभी क्लियर हुआ? थोड़ा सा स्टार्टिंग में गड़बड़ सड़बड़ हो गया था। हाँ तो ये देखिए, ये 4 ब्रॉड मेन प्रिंसिपल रहेंगे। कौन कौन से? पहला कि वेदर द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट, रिमूवल और परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ऑफिस। दूसरा कि वेदर द ऑफिस हैज एनी रेमुनरेशन अटैच्ड टू इट, क्या जो भी ऑफिस है उसमें कोई फायदा है, कुछ रेमुनरेशन मिलता है क्या। तीसरा, वेदर द बॉडी इन विच द ऑफिस इज हेल्ड हैज गवर्नमेंट पावर्स, जैसे कि जो ऑफिस जिस भी बॉडी के मतलब ये जो बॉडी है जिसमें ऑफिस है ये जो है क्या इसमें कुछ गवर्नमेंट पावर्स हैं, जैसे मनी को रिलीज करने की पावर, लैंड को अलॉट करने की पावर, लाइसेंस को ग्रांट करने की पावर और वगैरह वगैरह। और चौथा प्रिंसिपल ये है कि क्या ऑफिस जो है वो इनेबल करता है होल्डर को कि वो इन्फ्लुएंस कर दे बाय द वे ऑफ पैट्रनेज। तो ये 4 तो ब्रॉड प्रिंसिपल्स हो गए। अब एक केस बनता है हिस्टोरिक, वो है जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बात के इस सवाल पे मतलब कि डिसाइड करने का जो हक है कि जो है एक बंदा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है या नहीं, इस सवाल को जवाब देने का ये है कि क्या ज़रूरी है ना, व्हाट इज़ रेलिवेंट इज़ वेदर द ऑफिस इज़ कैपेबल ऑफ यील्डिंग अ प्रॉफिट। मतलब मेन चीज़ ये है कि क्या जो ऑफिस है, मतलब अगर आपको आंसर देना है कि कोई इंसान ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि होल्ड करता है नहीं, तो इसके लिए मेन चीज़ आपको देखनी है कि क्या जो है वो जो ऑफिस है वो प्रॉफिट को यील्ड करता है कि नहीं करता है ना, क्या उसको कोई फायदा है। एंड नॉट वेदर द पर्सन एक्चुअली ऑब्टेन अ मॉनेटरी गेन, मतलब किसी बंदे ने एक्चुअली फायदा लिया उसकी बात अलग है, लेकिन क्या ऑफिस जो है वो ऐसा कैपेबल है कि वो किसी को प्रॉफिट दिला सके। तो ये कुछ हिस्टोरिक जजमेंट्स थी सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट आता है टॉपिक सस्पेंशन ऑफ एमपी का। देखिए 12 मेंबर्स को मतलब जो पार्लियामेंट के थे एमपीस को राज्यसभा से 12 मेंबर जो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे फ्रॉम राज्यसभा, इन्हें पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। रूल नंबर 256 जो है ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा का, ये प्रोवाइड करता है सस्पेंशन किसी भी मेंबर का फ्रॉम सिंस 1962। तो रूल नंबर 256 के हिसाब से दोस्तों जो चेयरमैन है अगर इनको लगता है सही लगता है तो नेम मेंबर, ये किसी जो भी मेंबर है उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं जो अथॉरिटी जो है ना चेयर की या अब्यूज़ करता है रूल को, ये मतलब डिसरिगार्ड करता है अथॉरिटी को चेयर की या अब्यूज़ करता है रूल्स को काउंसिल के, बाय परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस, है ना, लगातार अगर वो कुछ बीच में रोड़ा बन रहा है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे चेयरमैन अगर उनको सही लगता है तो ये यहाँ पे ऐसा बंदा नाम दे सकते हैं। तो मेंबर जिसका भी नाम दिया जाएगा इसे सस्पेंड कर दिया जाएगा फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, है ना, मतलब जितना भी सेशन बचा है ना सेशन का टाइम उससे ज़्यादा नहीं, उसके अंदर ही जो है वो इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। काउंसिल में एट द टाइम ऑन द मोशन बीइंग मेड रिजॉल्व कर सकती है ऐसे सस्पेंशन को, जो कि जो सस्पेंशन भी टर्मिनेटेड, ठीक है, सस्पेंशन टर्मिनेट भी हो सकता है अगर काउंसिल चाहे एक मोशन पास करके। तो फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझते हैं थोड़ा। देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक्सपैंड करा 77 कर दिया बाय इंडक्टिंग न्यू मिनिस्टर्स एंड प्रमोटिंग जूनियर मिनिस्टर्स। अब जो 91st अमेंडमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ आर्टिकल नंबर 75(1)(a) जो ये कहता है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे एक्सीड नहीं कर सकते 15% से ज़्यादा मेंबर्स को एमपीज के इन द लोकसभा। दूसरी बात कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं
ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोस्तों, हालांकि इसका साइज और क्लासिफिकेशन ये संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन तो नहीं है। क्लासिफिकेशन जो है इनटू अ 3 टियर बॉडी, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, ये बेस्ड है दोस्तों ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस पे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, राज्यसभा ने पास करा कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2021 को। तो जो एक्ट है ना, ये मॉडिफाई करता है यहाँ पे पार्ट 18 जो शेड्यूल का है कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स को लेके जो है, शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर को लेके 1950 के, जो कि रिलेटेड है टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि डिलीशन ऑफ अबोर, इंक्लूजन ऑफ मिशमी कमान, मिशु मिशमी, इन इदू मिशमी एंड तराव, मतलब दिगरू मिशमी, दिगारू मिशमी, इन ली ऑफ मिशमी इदू तराव। साथ में इंक्लूजन ऑफ मोनपा, मेनबा, सारतंग, साजुलांग मतलब मिजी, इन लियो ऑफ मोम्बा एक्सेट्रा। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पावर देता है प्रेसिडेंट को कि आप यहाँ पे स्पेसिफाई करिए शेड्यूल ट्राइब को अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। फर्दर ये परमिट करता है पार्लियामेंट को कि आप इस लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं ऑफ नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, ये सब ट्राइब्स के क्या है क्या नहीं है वो मैंने आपको समझाया। और लास्ट जो टॉपिक है वो है रिपीलिंग अ लॉ। तो देखिए सरकार ने रिसेंटली अनाउंस करा कि वो 3 कंटेंशियस फार्म लॉज को रिपील कर देंगे। ये तो आप सभी को पता ही है। आर्टिकल नंबर 245 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप लॉज को बनाइए, हाँ, और ये भी पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप रिपील कर सकते हैं, किसी भी लॉ को खत्म कर सकते हैं थ्रू द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट के माध्यम से। हालांकि यूजुअली बिल्स जिनके टाइटल रिपीलिंग और अमेंडमेंट होते हैं, इनको इस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है और इनको पास किया जाता है सेम प्रोसीजर के माध्यम से जैसे कि किसी आप दूसरे बिल्स को करते हो। तो ये जो पावर है ना, ये यूज करी गई थी आखिरी बार 2019 में, जब पार्लियामेंट ने रिपील किए थे 58 ऑब्सोलीट लॉज, बेकार जो हो चुके थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सनसेट क्लॉज के बारे में बताना चाहूंगी। देखिए लेजिस्लेशन जो है ये कैन ऑल्सो हैव अ सनसेट क्लॉज, एक पर्टिकुलर डेट आफ्टर विच दे सीज टू एग्जिस्ट, है ना, कि एक पर्टिकुलर डे तक एक लॉ चला और उसके बाद जो है वो एग्जिस्ट, वो सी हो गया, खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल मानो कि एंटी टेरर लेजिस्लेशन टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987, जिसे हम लोग ताड़ा कहते हैं ना, इसमें एक सनसेट क्लॉज था। इसकी वजह से ही ये लैप्स हो गया था 1995 में। तो बढ़िया लगा सेशन? अगर हाँ तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मेरे वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे काम में ज्वाइन बटन को प्रेस करके और मेरी मेंबरशिप लेके। साथ में इन वीडियोस को आप फेसबुक पे देख सकते हो, आप ट्विटर पे नई न्यूज़ में से ले सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे रेगुलर क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हो, और आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम से ले सकते हो। जहाँ चाहो वहाँ ज्वाइन कर दो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।